एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि अगर हम दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करेंगे तो वहाँ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का यूज़ किया जाएगा। ऐसे ही जब हम मीन स्क्वायर कंटिंजेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर कार्ल पियर्सन का एक मेथड है कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने का, उसको अप्लाई करते हैं। और उसी के साथ साथ एक शुप्रो का भी कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और सीखेंगे। अब ये चीज़ है कि हमें पहले काई स्क्वायर निकालना होगा और उसके बाद ही हम इन दोनों कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो काई स्क्वायर की प्रोसेस बताई गई थी उसमें भी हमने देखा था कि दो ही एट्रीब्यूट्स की वहाँ बात चल रही थी, लेकिन अगर दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे तब हम कैसे काम करेंगे। वैसे तो ये सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ दो आ जाती हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन और एक कोफिशिएंट ऑफ शुप्रो, दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से इस प्रोसेस को दोबारा से देखते हैं। तो ये डेटा उसने हमें दिया है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे हस्बैंड जो मीडियम टॉल और वेरी टॉल है वो इस तरह से, और जो वाइफ्स हैं वो इस तरह से, ये कंडीशन हमारे सामने है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे बताया कि ऐसे हस्बैंड जो मीडियम हाइट के हैं और ऐसी वाइफ्स जो मीडियम हाइट की हैं, ऐसे पेयर 100 है। ऐसे हस्बैंड जो मीडियम हाइट के हैं लेकिन वाइफ्स जो हैं वो लंबी हाइट की हैं, ऐसे 60 पेयर्स हैं। ऐसे हस्बैंड जो मीडियम हाइट के हैं और वाइफ्स उनकी ज़्यादा लंबी हाइट की हैं, ऐसे 40 पेयर्स हैं। इसी तरह से हम आगे वाली चीज़ों को भी देख सकते हैं, उनको हम एक वैल्यू दे सकते हैं, उनका एक क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है उससे हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जो मेन काम इसके अंदर आता है वो आता है सबसे पहले इस डेटा के बेस पे हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को निकालना है और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर करना है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हमें यहाँ पे मेन जो इसकी फ्रीक्वेंसीज़ है उसी का काम करना है। तो उसके लिए जितनी भी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनका हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए हमने देखा है कि ये वैल्यूज़ हैं 3 3 3 यानी 9 है। तो हर एक स्क्वायर में एक की वैल्यू निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा। इस वैल्यू के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो इसके नीचे का टोटल और इसके सामने का टोटल दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और 500 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसकी, तो इसके सामने की वैल्यू इसके नीचे की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करें और 500 से डिवाइड करें। फिर ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे, इसके सामने की वैल्यू 80, इसके नीचे 200 डिवाइडेड बाई 500। ऐसे करते करते सभी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते चले जाएंगे, सभी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ जाएगी। इस डेटा को यूज़ करते हुए हमने सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड आउट कर लिया है। अब पहले वाली प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। जिस भी एक्चुअल डेटा को जहाँ भी लिखा जाएगा उसके सामने का पैरेलल जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो उसी के सामने लिखा जाएगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हमें इस डेटा को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और एक्चुअल डेटा को जब यहाँ पे लिखना है तो उसके लिए अगर हम लिखेंगे 100 140 60 तो उसी के सामने 120 120 60 ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 100 60 40 तो उसी के सामने 120 120 48 32 ऐसे लिखा जाएगा। काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए मैं बता चुका हूँ कि 3 स्टेप लेने होते हैं, जिसमें सबसे पहले एजम्पशन ऑफ हाइपोथेसिस और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर और लास्ट में नंबर 3 हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम किया जाता है। एक्चुअल डेटा जो दिया गया है वो दिया गया है हाइट्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स। तो हमें यहाँ पे नल हाइपोथेसिस मानना है, तो हम ये कह के चलेंगे कि हस्बैंड और वाइफ्स की हाइट में कोई भी एसोसिएशन यहाँ पे नहीं है, देयर आर इंडिपेंडेंट। ये हमने हाइपोथेसिस को एज्यूम कर लिया है और इसी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अब हमारी प्रोसेस चलेगी और काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। फिर हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और अपना कंक्लूजन देंगे। चलते हैं इसमें इस डेटा को लिखने के बाद दोनों का डिफरेंस करने के लिए, फिर डिफरेंस कर लेंगे, फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे और फिर उस स्क्वायर वाली वैल्यू को हमें डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। तो हम चाहें तो यहीं पर ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूँ FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो कंडीशन यहाँ से बन जाएगी 100 माइनस 120 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय FE कितना है 120, ये वैल्यू आ गई है। ऐसी सेकंड वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 48 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48, ये भी हो गया। इसके बाद इसी तरह से 40 माइनस 32 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। इसके बाद ऐसे ही 140 माइनस 120 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120। इस तरह से सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। सारी वैल्यूज़ को लिख लिया है और सभी की कैलकुलेशन करके जो आंसर आया है उसको भी लिख दिया गया है। अब इसका टोटल होता है काई स्क्वायर, इसको टोटल करके वैल्यू जाएगी, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब ये सॉल्यूशन होना कैसे है, 100 माइनस 120 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120। अब यहाँ पे ये हुआ है कि जो वैल्यू यहाँ नेगेटिव बच रही है उसको हमने स्क्वायर करके नेगेटिव वैल्यू को ख़त्म कर दिया है और 120 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई है 3.33।
ऐसे ही 60 और 48 के डिफरेंस का स्क्वायर किया और उसको 48 से डिवाइड किया, 3 आ गया। 40 माइनस 32 उनके डिफरेंस का स्क्वायर किया, 32 से डिवाइड किया, 2 आया। इस तरह से सारे डिफरेंशिएट वैल्यू आ गई हैं और सभी का जो आंसर आया है टोटल करके 19.12 कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमें इसको कंपेयर करना है टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर से, जिसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं R-1 और C-1 इंटू R-1। इसके बेस पे हम बता सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने जो भी सॉल्यूशन किया था वहाँ से हमने देखा था कि 3 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, मीडियम, टॉल, वेरी टॉल। तो यानी कि कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। और ऐसे ही हमने वाइड्स के हिसाब से देखा था कि मीडियम, टॉल, वेरी टॉल। तो यानी कि जो रोज़ हैं वो भी 3 हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ पे भी 3 माइनस 1, तो बचेगा 2 और 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब जो हमें आंसर देखना है टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर जो देखनी है वो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखनी है, 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे बस क्वेश्चन ये आता है कि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम कितने % सिग्निफिकेंस लेवल पे अपना आंसर देखेंगे। इसके लिए हमें देखना होता है 1% सिग्निफिकेंस लेवल और 5% सिग्निफिकेंस लेवल। अगर हम किसी बात को कह रहे हैं 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो उसका मतलब ये हो जाता है जो बात हमने कही है उस बात पे हम श्योर हैं, 99% कॉन्फिडेंस हमें है कि हम सही कह रहे हैं, और उसमें गलत होने के चांसेस 1% हैं। और ऐसे ही अगर हम किसी बात को कह रहे हैं 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो उसका मतलब हो जाता है कि हम अपनी बात को 95% कॉन्फिडेंस पे कह रहे हैं। 5% फ्लक्चुएशन किसी रैंडम जो हमने डेटा इकट्ठा किया है उसमें कोई भी एक ऐसी रैंडम कंडीशन आ सकती है जिसमें हमारा आंसर गड़बड़ हो सकता है। तो यानी कि हम जो यहाँ पे अपना आंसर देंगे अपने आप को थोड़ा ज़्यादा श्योर करके देंगे। ये बात भी मानी जाती है कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे अपनी किसी भी काई स्क्वायर की वैल्यू का आंसर देना ज़्यादा सही रहता है। तो हम यहाँ पर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो देखेंगे वो 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे उसकी टेबल वैल्यू देख के बताएंगे कि टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए। टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल ऑन 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 9.488। टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज़ 9.488 एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 19.12। तो कंडीशन ये बन गई है कि अगर हमारा आंसर आ जाता 9.488 से कम या इसके इक्वल, तो हम कहते हैं कि जो बात हम मान के चले हैं कि हस्बैंड और वाइफ की जो हाइट है उसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, तो वो बात प्रूव हो जाती। लेकिन यहाँ पे हुआ है उससे आंसर ज़्यादा आया है, तो हम ये कहेंगे कि जो आंसर है वो सिग्निफिकेंट है। हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आंसर आया है टेबल वैल्यू से ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि आंसर जो है वो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है वो आंसर। और ये भी हमने कह दिया कि हमारी हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो गई है, यानी हम जो बात कह रहे थे कि देयर आर नॉट एनी एसोसिएशन बिटवीन हाइट्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स और हाइट्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स आर इंडिपेंडेंट। ये बात गलत है कि दोनों की हाइट जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों डिपेंडेंट है। और साथ साथ ये भी कि इनकी हाइट में एसोसिएशन मौजूद है। ये बात तो हुई है काई स्क्वायर की। अब बात आती है कि इस पे जो एक रिलेशन है, जो कोफिशिएंट है वो कितना है। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू 19.16। वो बाय मिस्टेक 19.12 मैंने लिख दिया था, तो ये 19.16 है। अब हमें करना है इसमें कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है C जो डिनोट करता है कोफिशिएंट को, इज इक्वल टू रूट स्क्वायर काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस काई स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। रूट स्क्वायर में अंडर काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस काई स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू और नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैम्पल। अब सैम्पल में यूनिट्स कितनी थी वो हमने भी पीछे पढ़ा था कि 500 टोटल पेयर्स थे, और काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू लिख चुके हैं 19.16। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख लेते हैं। काई स्क्वायर की वैल्यू 19.16, n की वैल्यू है 500 और काई स्क्वायर 19.16। इसे इसमें प्लस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 19.16 को, वैल्यू आ जाएगी रूट स्क्वायर 0.0369। अब जब हम इस वैल्यू को रूट स्क्वायर से बाहर लाएंगे वैल्यू आ जाएगी 0.192। कहेंगे लॉ डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी हम कह रहे थे कि यहाँ पे इनके बीच में कोई भी एसोसिएशन नहीं है, लेकिन वो बात हमारी गलत साबित हो गई थी। अब हमने जब वो एसोसिएशन चेक किया तो पता चला कि वो लो डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन हस्बैंड और वाइफ्स की हाइट में है। ये थी कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की बात। अब आता है इसमें शुप्रो का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन आता है वो 1 कभी भी नहीं आ सकता।
अब ये एक बड़ी कमी कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन में है कि इसमें परफेक्टनेस कभी नहीं आती है, भले ही उसमें पूरी तरह से डिपेंडेंसी हो, लेकिन फिर भी आंसर हमारा 1 नहीं आ जाता है। तो इसी बात की जो कमी है उसको दूर करने के लिए शुप्रो ने एक कोफिशिएंट बताया जिसके अकॉर्डिंग अगर आंसर 1 आने के चांसेस हैं तो आंसर 1 भी आ सकता है। शुप्रो ने जो कोफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटिजेंसी का फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट के बाद ही अप्लाई हो जाएगा। कैसे? हमने अभी बात की है कि c की वैल्यू आई है 0.192, तो हम इस फॉर्मूले में c की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर के साथ लिखेंगे, फिर 1 माइनस c की वैल्यू जो ऊपर है उसको यहाँ पे रख के उसको डिफरेंस कर देंगे और फिर r-1 c-1 को मल्टीप्लाई करके रूट स्क्वायर में रखेंगे। इस तरीके से भी हम शुप्रो का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें कभी यूज़ होंगी जब उसने क्वेश्चन में हमसे बताया हो कि हमें कौन से फॉर्मूले को यूज़ करके अपनी इस मीन स्क्वायर कंटिजेंसी की वैल्यू बतानी है। अगर कुछ भी नहीं बताया है तो हम वहाँ पे कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट जो है उसको बता सकते हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं।